नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके हिंदी न्यूज़। मेरा नाम है राधेश्याम। आज शक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज तारीख है 19 अप्रैल 2025 और बार है शनिवार। जय जय श्री राधे। चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। सरकारी कर्मचारी पेंशन जो ले रहे हैं वो हो जाएं तैयार। 8वां वेतन आयोग ला रहा है 12 महीने का बम्पर तोहफा। बताएंगे पूरी खबर। यूपी प्रकृति आपदा, सीएम योगी ने राहत दी और मुआवजे का दिया आदेश। बताएंगे पूरी खबर। पीएफ का पैसा निकालना हुआ आसान, बिना फॉर्म भरे एटीएम से निकाल सकते हैं पैसा। बताएंगे पूरी खबर। अब सभी संविदा कर्मचारी किए जाएंगे नियमित, आधिकारिक आदेश हुआ जारी। बताएंगे पूरी खबर। यूपी में बनकर हुआ तैयार विश्व स्तर का पहला रेलवे स्टेशन, 5 स्टार जैसा दिखेगा नजारा। बताएंगे पूरी खबर। यूपी में जिले के बीच बनेगा 100 किलोमीटर लंबा हाईवे, सर्वे का हुआ पूरा काम। बताएंगे पूरी खबर। मथुरा जिला वृंदावन और गोवर्धन का विकास तेजी में, 218 करोड़ की 12 परियोजनाएं पर सीएम योगी की मोहर। बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती है। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यदि आप भी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपको इसका कार्यान्वयन के लिए थोड़ा और धैर्य रखना होगा। नवीनतम स्पोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में वर्ष 2027 की शुरुआत तक का समय लग सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2026 से शुरू हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भागियों की पेंशन में जो संशोधन किए जाएंगे वे वर्ष 2027 के पहले कुछ महीनों तक लागू होने की संभावना है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशन भागियों को पूरे 12 महीने का बकाया वेतन भी प्राप्त होगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में लगभग 15 से 18 महीने का समय लग सकता है। इस अनुमान के अनुसार अंतिम सिफारिशें वर्ष 2026 तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं। इसके पश्चात सरकार को इन सुझावों पर विचार करने और इन्हें लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी। उम्मीद है कि नया वेतन मान वर्ष 2027 की शुरुआत में प्रभावी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए मौसम के अचानक बदलाव ने कई जिलों में तबाही मचाई है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस प्राकृतिक आपदा को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से देशवासियों को आश्वस्त किया कि उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रभावित जिलों में अधिकारियों के तत्काल सर्वेक्षण करने और राहत कार्यों को पूरी तत्परता से संचालित करने का आदेश दिया गया है। जनहित या पशु हानि की स्थिति में प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत राशि वितरित करने और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने गेहूं की सरकारी खरीद को ध्यान में रखते हुए मंडियों और खरीद केंद्रों पर गेहूं को सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए भी रिपोर्ट मांगी है, ताकि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जा सके। जल निकासी की व्यवस्था को प्राथमिकता देने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके और लोगों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हर व्यक्ति के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राहत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाई जाए। इसी प्राकृतिक आपदा के कारण कई लोगों को नुकसान हुआ है और सरकार उनकी सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री के इस निर्देशों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है और लोगों को जल्द ही सामान्य जीवन में लौटने की मदद मिलेगी। सरकार की यह पहल दर्शाती है कि वह प्राकृतिक आपदाओं के समय अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं। आज हम आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की एक ऐसी नई पहल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने डिजिटल क्रांति के इस युग में सुविधाओं को एक नया आयाम दिया है। ईपीएफओ ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक क्रांतिकारी सुविधा लॉन्च की है। ईपीएफओ यूपीआई एटीएम,
जी हाँ, अब आप अपने पीएफ खाते से सीधे पैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी कागजी कार्रवाई और लंबी प्रक्रिया के। ईपीएफओ की इस नई सुविधा के तहत अब पीएफ खाता धारक यूपीआई एटीएम के माध्यम से कुछ ही मिनटों में अपने पीएफ खाते से नकदी प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया अभियान को और भी मजबूत प्रदान करता है। पहले जहां पीएफ निकालने के लिए कर्मचारियों को कई तरह से फॉर्म भरने पड़ते थे, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते थे और फिर भी हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। वहीं अब यह पूरी प्रक्रिया यूपीआई आधारित एटीएम के जरिए चंद मिनटों में संपन्न हो जाएगी। यूपीआई एटीएम एक ऐसा आधुनिक डिजिटल माध्यम है जो ईपीएफओ सदस्यों को बैंक एटीएम की तरह ही सीधे अपने पीएफ खाते से कैश निकालने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में यूपीआई आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि यूजर को केवल अपना यूपीआई पिन डालना होगा और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद वे सीधे एटीएम से अपने आवश्यकता अनुसार राशि निकाल सकेंगे, बिना किसी फॉर्म या आवेदन की जटिलता के। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ सदस्य को सबसे पहले किसी अधिकृत यूपीआई एटीएम पर जाना होगा। वहां पहुंचने के बाद उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। फिर उन्हें अपने यूपीआई ऐप जैसे कि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम का उपयोग करके एटीएम पर प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद उन्हें निकासी की राशि दर्ज करनी होगी और अपना यूपीआई पिन डालना होगा। सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद उन्हें तुरंत एटीएम से नकदी प्राप्त हो जाएगी। संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के हित में उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह फैसले के अनुसार अब संविदा कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों के समान ही वेतन और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। यह निर्णय उन संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है जो लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। दरअसल राजस्थान में संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने का मुद्दा काफी समय से चर्चा में था। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले के आधार पर राज्य में सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने की उम्मीदें काफी बढ़ गई थीं। अब भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों के पक्ष में एक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। न्यायालय ने उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें इन संविदा कर्मियों को नियमित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। इस नए फैसले के बाद संविदा कर्मी अब स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य सेवा लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के विशेष शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि जो कर्मचारी लंबे समय से संविदा पर कार्य कर रहे हैं उन्हें नियमित पदों की नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब नई उपलब्धि के साथ देश के रेलवे मानचित्र पर अपनी पहचान और मजबूत करने जा रही है। शहर का गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जो अब अपनी सामान्य पहचान रखता था, जल्द ही एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। यह उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। अत्याधुनिक सेवाओं से लैस यह भव्य रेलवे स्टेशन अगले 2 महीनों में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लगभग 385 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह स्टेशन 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ 14 लिफ्ट और 13 एक्सकेलेटर लगाए गए हैं जो प्लेटफार्मों और अन्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाएंगे। इस विश्व स्तरीय स्टेशन पर यात्रियों को आधुनिकतम सुविधाएं मिलेंगी जिससे उनकी यात्रा और भी सुखद और आरामदायक हो जाएगी। स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों के लिए शॉपिंग की सुविधा की गई है और इसके अलावा इसके लिए 2 बड़े कॉमर्शियल ब्लॉक बनाए गए हैं जहां विभिन्न प्रकार की दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएंगे। गोमती नगर रेलवे स्टेशन की शुरू होने से यहां से ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इसे देखते हुए कई नई ट्रेनों के संचालन के प्रस्ताव पर भी जल्द ही मोहर लगने की संभावना है। यह उल्लेखनीय है कि इतने बड़े स्तर का यह विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन केवल 2 वर्षों में बनकर तैयार हो गया है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन को एक उत्कृष्ट स्टेशन बनने के लिए कई अन्य परियोजनाओं भी प्रगति पर हैं, जिनमें स्टेशन की बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना, यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना और यात्रियों की हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना शामिल है। लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए यह परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल यात्रियों की सुविधा को बढ़ाएगा बल्कि शहर के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। स्टेशन पर आधुनिक वेटिंग रूम, कैफेटेरिया और लाउंज जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नए टर्मिनल पर
यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए 24 लिफ्ट और 13 एस्केलेटर लगाए गए हैं। स्टेशन बिल्डिंग की डिजाइन इस प्रकार की गई है कि दिन में प्राकृतिक सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में अंदर तक पहुंचेगी, जिससे ऊर्जा की बचत भी होगी। रेल भूमिका प्राधिकरण आरएलडीए ने गोमती नगर स्टेशन पर 4 लाख वर्ग के क्षेत्र में 2 वाणिज्यिक ब्लॉक भी विकसित किए हैं। इन ब्लॉक में 12 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर लगाए गए हैं, जो खरीदारी करने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर डबल बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें वाहनों को खड़ा करने में आसानी होगी। यह विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन निश्चित रूप से लखनऊ की शान है और एक अध्याय जुड़ेगा और यात्रियों को एक नया और बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में सड़क संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। अब मिर्जापुर और प्रयागराज को जोड़ने वाले राजमार्ग को 6 लेन में परिवर्तन किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल इस 2 महत्वपूर्ण जिलों के बीच आवागमन को सुगम बनाएगी, बल्कि तेज गति से यात्रा को भी सुनिश्चित करेगी, जिससे लोगों का समय बचेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशानुसार मिर्जापुर प्रयागराज राजमार्ग को 6 लेन में तब्दील करने के बाद इसे वाराणसी रीवा राजमार्ग से भी जोड़ा जाएगा। इस एकीकृत कनेक्टिविटी से प्रयागराज से आने वाले वाहनों को वाराणसी और रीवा की ओर से सीधे पहुंचने में आसानी होगी और इन्हें जाम जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस विस्तारीकरण योजना के तहत खंड के अधिकारियों ने राजमार्ग का सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया है। वर्तमान में यह राजमार्ग 2 लेन का है, जिसके कारण अक्सर यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 को 6 लेन में विकसित करने का मुख्य उद्देश्य मिर्जापुर से प्रयागराज के बीच की दूरी को कम करना है और यातायात के दबाव को कम करना है। मिर्जापुर वाया मेजा से प्रयागराज जाने वाली सड़क पर वाहनों का अत्यधिक दबाव है, जिससे देखते हुए इस मार्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। 6 लेन सड़क परियोजना के लिए सर्वेक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि यह 1 से 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद किसानों के लिए मुआवजे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और शासन को भेजी जाएगी। शासन द्वारा मुआवजा वितरण के पश्चात यह सड़क निर्माण का कार्य आरंभ होगा। परियोजना के तहत सड़क के दोनों ओर लगभग 60 फीट की चौड़ाई होगी और इस चौड़ीकरण की घोषणा बजट सत्र के दौरान की गई थी। विशेषज्ञों की 4 अलग अलग टीमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने में जुटी हैं। मंडा से मिर्जापुर के बीच के सर्वेक्षण का कार्य मिर्जापुर राष्ट्रीय मार्ग खंड द्वारा किया जा रहा है। खंड के सहायक अभियंता विशाल सेठ ने बताया कि डीपीआर तैयार करने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा, जिसके बाद इसे मंत्रालय को भेजा जाएगा। सर्वेयर नितिन कुमार ने बताया कि मिर्जापुर प्रयागराज सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और घरों तथा कृषि भूमि की रिपोर्ट तैयार करके सौंपी जाएगी। इसके बाद सरकार मुआवजे का वितरण करेगी और निर्माण कार्य शुरू होगा। इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में विकास की नई राह खुलेगी और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में मथुरा में पर्यटन विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने जिले में कुल 12 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें कुल लागत 218 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं के माध्यम से मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और अधिक सुगम और आकर्षक बनाया जाएगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि मथुरा का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व सर्वविदित है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का पर्यटन विकास और आवश्यक निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। स्वीकृत परियोजनाओं में मथुरा के बीच शिव मंदिर फरह के पर्यटन विकास के लिए 6.79 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण और साइनेज सुधार के लिए 20.99 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सकेगा। यमुना नदी के घाटों के विकास के लिए एक बड़ी राशि 43.66 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम जचौदा में विकास कार्यों के लिए 18.33 करोड़ और वृंदावन परिक्रमा मार्ग के लिए शेष भाग एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती करने के लिए सीसीटीवी कैमरे आदि लगाने के लिए 22 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। तो दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा धमाकेदार खबरें। अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।